मैं एब्सोल्यूट 0 पॉइंट से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। और मेरा जो मेथड है उसमें मैं आपको केवल सी सैट के ऊपर फोकस नहीं करूँगा। आई विल टेक केयर कि मैं आपको बैलेंस बिटवीन जीएस एंड सी सैट भी बनाकर रखूँ शुरू से, ठीक है। मेरे अपने जो सब्जेक्ट हैं वो सी सैट है, ऐसे राइटिंग है, और मैं आंसर राइटिंग स्किल्स सिखाता हूँ। ये 3 ब्रॉड मेरे सब्जेक्ट्स हैं। So you already know this particular part. Okay, there is a clear objective examination at a prelim stage. Then there is a mains examination, which is written, and there is an interview process which is involved. If you look at timelines, then timelines normally are prelims in the May month, mains in case of the month of August onwards, and then a personal interview which continues almost up till February as such. But if you look at the actual timelines for you, let us understand that. If I look at UPSC 2023 result, तो UPSC 2023 के लिए 11,30,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया था। आउट ऑफ देम 5,60,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम देने के लिए भी नहीं गए, मतलब उन्होंने पेपर 1 पेपर 2 किया ही नहीं, प्रीलिम्स का अटेम्प्ट ही नहीं किया। केवल 5,70,000 स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट किया, और उनमें से सी सैट के पेपर में केवल 1,65,300 स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्ट हुए, और रफली 4 लाख स्टूडेंट्स जो हैं इस स्टेज के ऊपर रिजेक्ट हो गए। ये रिजेक्शन रेट जो है रफली 80% के करीब बैठता है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स किसी स्टेज पर रिजेक्ट होते हैं वो सी सैट के स्टेज पर होते हैं। उसके बाद ये जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे 1,65,000, उस केवल उनका पेपर 1 जो है, प्रीलिम्स पेपर 1 जो है वो चेक होता है। और अगर किसी ने कोई रिजेक्ट हो गया इसमें तो उसका पेपर 1 चेक भी नहीं किया जाता है एज अ रूल। तो इन जिन लोगों का पेपर चेक हुआ उनमें से 13,000 स्टूडेंट जो हैं, 13,900 सेलेक्ट हुए, और रफली 1.5 लाख जो हैं वो रिजेक्ट हुए। Out of these students who cleared the prelim stage and went for the mains examination, only a bare 2,500 went in for getting selected and were called for the interview, और उनमें से roughly 900 के करीब स्टूडेंट जो हैं वो एक्चुअली सेलेक्ट हुए थे। तो इफ़ यू लुक एट दिस होल थिंग, ये चीज़ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि सी सैट जो है वो स्टूडेंट्स का थोड़ा सा इग्नोर्ड एरिया होता है। स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हमें प्रेपरेशन करनी है तो हमें 99% टाइम जो है प्रीलिम्स पेपर 1, जीएस पेपर्स और ऑप्शनल पेपर्स के ऊपर देना है, जबकि वो गलत है। आपका पहला हर्डल जो है वो सी सैट है। अगर सी सैट को आप कॉन्फिडेंटली नहीं करते हो देन ऑटोमेटिकली आपकी सारी जीएस की प्रेपरेशन जो है वो सब बेकार हो जाती है। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जब प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं तो प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं अपने वो जीएस के साथ, जीएस और ऑप्शनल्स और करंट अफेयर्स के ऊपर उनका 100% फोकस होता है। जैसे जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम पास आता है, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन से 2 से 3 महीना पहले वो जागते हैं सी सैट के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, उनमें से एक को मॉक टेस्ट के पेपर के फॉर्म में देते हैं, और फिर वो रियलाइज करते हैं कि हमारा स्कोर तो रफली 15 से 20%, 30% के बीच में आ रहा है, एग्जैक्ट 33% नहीं आ पा रहा है। तब उन्हें डर लगना शुरू होता है, और उस डर के बाद फिर वो सी सैट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। जबकि प्रीलिम्स जब आने वाला है तब तो आपको मेंटली बिल्कुल फ्री होना है, जिससे कि आप जीएस 1 की प्रिपरेशन करें, प्रीलिम्स पेपर 1 की प्रिपरेशन करें। तो सी सैट की प्रिपरेशन जो है जितनी जल्दी करो, जितनी जल्दी उसे खत्म कर दो और कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ मेरे तो 40-45% आ ही जाएंगे, तो उसके बाद आप जीएस की प्रिपरेशन ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हो। इसलिए सी सैट की प्रिपरेशन जो है एक्चुअली फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप करंट अफेयर्स और सी सैट है, ये एनसीईआरटी है, ये 3 ब्रॉड फर्स्ट स्टेप्स हैं। उसके बाद आप इंट्रिकेट डिटेल्स में जाते हो और आप जीएस को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो टू ग्रेटर एक्सटेंट। इफ यू लुक एट द रिजल्ट ऑफ अ लेटर स्टेज, तो वहां पर भी यही सिचुएशन रही, that although the number of students who prepared for who filled up the form that was on the higher side, roughly 13.4 lakh, roughly half of the students did not have the guts to go to the examination hall. इन लोगों ने एग्जामिनेशन हॉल, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन हॉल तक भी नहीं पहुंचे ये लोग, और पहले इनकी समझ में आ गया था कि एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं है, सो दे डिसाइडेड नॉट टू गिव द एग्जामिनेशन एट ऑल, एंड इट वाज अ bare 7.65 lakh students who went in for giving the examination of prelims paper 1 paper 2. Out of them, in case of CSAT, only 1.5 lakh got selected, roughly 6 lakh got rejected. They moved on to the next stage and they went in for finally getting selected as such. So the greatest amount of rejections which happen, say 6 times the amount of rejections which happen, they happen because of CSAT.
So you already know this particular part. I'm just quickly revising it for people who may not be very comfortable. This is what your exact examinations look like. You have GS paper 1 and paper 2 of prelims, both of 200 marks. Once you qualify this, only then you move on to the mains examination. Mains examination में दो compulsory language papers होते हैं, and out of these, one is a fixed English paper. The second one is an Indian language paper where you have a choice and you can choose a particular paper out as such. Apart from this, you also end up giving various other examinations, which is essay paper, your GS paper 1, 2, 3, and 4, and then there are your optional subject papers. Whatever you scores you get in this particular part, based upon that you're called for the interview, and the scores on these two papers are not normally added as such. लेकिन इन दो पेपर्स का भी इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं. जो इंडियन लैंग्वेज का पेपर है, नॉर्मली स्टूडेंट्स क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में की होती है और ग्रेजुएशन नॉर्मली इंग्लिश में ही मिलती है सब जगह पे, तो वो इंडियन लैंग्वेज से थोड़ा आउट ऑफ टच हो चुके होते हैं, और जो भी उनकी मदर टंग उन्होंने सीखी होती है बचपन में उसे थोड़ा भूल चुके होते हैं. तो ऑटोमेटिकली जब वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उनकी समझ में आ जाता है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट इसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी. They look at previous year question papers, work a little bit upon that, and for them to qualify this non-ranking paper is not a problem. ये जो compulsory English का पेपर है, when you look at it, it looks very easy, and normally जो students English medium background से आते हैं, वो इस वाले पेपर की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करते. Although all students who go for the mains examination, उनमें से 11% of the students get rejected because they could not qualify this paper. तो इसको ignore नहीं करना है. You should be getting a passing percentage here, only then you should worry about other things as such. In case of these subjects also, there is a different importance which every subject has. Although सब में 250 marks होते हैं, but you also have to take care of one more aspect, and that is, if you look at hurdles as such in this preparation, the first hurdle is your CSAT paper, then comes your paper 1 which gets checked, and you should get enough marks so that you can be called for the mains examination. After you've cleared this, then the next hurdle is not this, but it is this hurdle. तो ये एक ऐसा एरिया है जिसमें आपको डेफिनेटली क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे, तैयारी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है. एंड देन इफ यू लुक एट रेस्ट ऑफ द पेपर्स व्हिच ऑल हैव इक्वल वेटेज एक्सेप्ट फॉर द इंटरव्यू, then in case of all of these papers, roughly all students end up getting the same kind of marks in GS paper 1, paper 2 and paper 3. तो differentiating जो factor होता है अच्छे students के लिए, वो होते हैं essay के paper, your GS paper 4 and your optional subject paper. ये decide करते हैं whether you will end up getting a score which is higher than the score of other students. क्योंकि इन तीन सब्जेक्ट्स में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये तीन सब्जेक्ट पेपर जो हैं ये अनइम्पॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके अंदर एक लिमिटेशन है कि आपका कितना स्कोर आएगा. तो अच्छे स्टूडेंट्स जिस तरह से प्रिपरेशन करते हैं उनका इन दी एंड जीएस पेपर 1, 2 और 3 के अंदर रफली सेम काइंड ऑफ स्कोर आता है. सिलेक्ट कौन लोग होते हैं? सिलेक्ट वो लोग होते हैं जो एसए के अंदर स्कोर ज़्यादा करते हैं, या पेपर 4 में जहाँ पे स्कोप होता है और इम्प्रूव करने का एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, या फिर जो ऑप्शनल में स्कोर करते हैं. ये वो एरिया हैं जहाँ पर आप एज ले सकते हो एज कम्पेयर टू अदर पीपल, एंड यू कैन एंड अप गेटिंग सिलेक्टेड एज सच एंड बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. If you look at your preparation of school and college exams and you compare it with your GS preparation, then you have to understand कि school और college exams के अंदर एक बिल्कुल clearly defined syllabus होता है. Plus, good books and good guides are also available in case of your school and college exams. जो आपके टीचर का आइडिया होता है कि पेपर ऐसा आएगा और उसके ऐसे आंसर्स लिखने पड़ेंगे, वही एग्जैक्टली सेम परसेप्शन जो है एग्जामिनर का भी होता है. एज अ रिजल्ट जो कुछ भी आपको टीचर बताता है कि ये करोगे तो तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, तो वो गलत नहीं होता है. ऑन द अदर हैंड, यहाँ पर स्कूल और कॉलेज एग्जाम्स के अंदर आपकी पर्सनैलिटी, आपके सोचने का तरीका, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता क्योंकि वो चेक नहीं किया जाता है. एंड जो आंसर्स आपको लिखने होते हैं वो नॉर्मली एक्सपोजिटरी टाइप ऑफ आंसर्स होते हैं, विच मीन्स कि मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू राइट अ लॉन्गर आंसर विद द राइट थिंग्स यू एंड अप गेटिंग हायर मार्क्स एज सच. लेकिन अगर आप जीएस प्रिपरेशन की बात करोगे तो यहाँ पर एक इशू ये है कि यहाँ पे सिलेबस क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है. एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर ओन कंट्री इंडिया एंड अफेक्ट्स योर कंट्री, वो सब का सब सिलेबस का पार्ट है, एंड सिलेबस इज सुपर ह्यूज. प्लस अगर यहाँ पे कॉलेज एग्जाम्स के लिए गुड बुक्स और गुड गाइड्स अवेलेबल थी, तो वो जीएस प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती हैं.
आपको नॉर्मली वो बुक्स यूज करनी होती हैं जो बुक्स कॉलेज एग्जाम के लिए बनी हैं, लेकिन उनको अडेप्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ योर यूपीएससी एग्जाम. देन देयर इज वन मोर प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज कि जीएस में अक्सर ऐसा होता है कि जो टीचर आपको पढ़ाता है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका आपको आंसर इस तरह से लिखना है, ज़रूरी नहीं है कि वही यूपीएससी भी मानता हो. यूपीएससी कुछ पैरामीटर्स पे मार्क्स देता है क्वेश्चन के आंसर देने के, लेकिन क्या आपको टीचर को एग्जैक्टली पता है वो एक चीज़ या नहीं, ये क्लियर नहीं है. उसका रीज़न है, अगर मैं सीबीएसई की बात करूं, क्लास 10th या 12th बोर्ड की बात करूं, तो सीबीएसई जो एग्जाम कंडक्ट कराता है और पेपर चेक करवाता है, वही स्कूल के टीचर्स को ट्रेन करता है कि इस तरह से बच्चों को पढ़ाओ, इस तरह के उन्हें आंसर्स देने हैं, तब जाके हम उन्हें बच्चों को मार्क्स देंगे. जो स्कूल के टीचर होते हैं वही कॉपीज चेक करते हैं, चाहे दूसरे स्कूल से चेक करें, लेकिन सबका मेथड सेम होता है. यूपीएससी कभी भी ये डिस्क्लोज नहीं करता कि वो किस तरह के आंसर के कितने ज्यादा मार्क्स देगा और कौन सी गलती के मार्क्स कम करेगा. दिस इज अ बिग इशू. मैंने 1.5 साल तक यूपीएससी की कॉपीज चेक की हैं, आंसर शीट्स. रफली 10 साल तक मैं राउज आईएएस का अकेडमिक हेड था. उसके बाद फिर यूपीएससी से इनविटेशन आया तो मैं वहाँ गया, और वहाँ पे मैंने राउज तो मैंने रिजाइन करना पड़ा, उन्होंने मना कर दिया था मुझे. तो जो पैरामीटर्स वहाँ पर हैं यूपीएससी के, जिन कारणों से वो लोग मार्क्स देते हैं या जिन कारणों से वो मार्क्स काटते हैं, नॉर्मली जीएस के टीचर्स को उसका आइडिया नहीं होता, क्योंकि यूपीएससी कभी ओपनली बताता नहीं है कि हमें किस तरह का आंसर चाहिए. प्लस जीएस की प्रिपरेशन में आपकी जो पर्सनालिटी है और आपका जो सोचने का मेथड है, परसेप्शन जिसे हम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर यू टू एंड अप गेटिंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ मार्क्स. अगर जो कुछ न्यूज़पेपर्स में हो रहा है, जो कुछ कंट्री में हो रहा है, उसके बेसिस पर आपने आंसर लिख दिया, जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो उसके बेसिस पर आंसर लिख दिया, और वो आंसर जो है गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट के अगेंस्ट जाता है, गवर्नमेंट भी तो गलती कर सकती है ना. लेकिन मान लिया आपने किसी आंसर में लिख दिया कि हाँ गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई, ये गलत थी, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता यूपीएससी को, क्योंकि यूपीएससी गवर्नमेंट का पार्ट है. और आप भी अगर आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो आप उसी सिस्टम का पार्ट बनना चाह रहे हो, तो उस सिस्टम को आप क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते हो. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ यूपीएससी स्टाइल ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस, वो आपको सीखना पड़ता है. आपकी पर्सनालिटी का इफेक्ट होता है आपके आंसर्स के ऊपर. सो न केवल नॉलेज चाहिए होती है, आंसर रखने का तरीका भी आना चाहिए, एक्सप्रेशन के मार्क्स मिलते हैं, आपके सोचने के मेथड से के मार्क्स मिलते हैं, और आप किस टाइप की आपकी पर्सनालिटी है उसके ऊपर भी आपके मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक एरिया है यूपीएससी प्रिपरेशन में. रिटन एग्जाम वाला पार्ट जो है वो सबसे ट्रिकी इस वजह से है, क्योंकि अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जिनका सिलेक्शन होता है और उनसे पूछा जाए कि कौन सा एग्जाम ज़्यादा डिफिकल्ट है या कौन सा एग्जाम वाले पार्ट में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, तो वो कहते हैं इंटरव्यू के लिए तो मेहनत नहीं करनी पड़ती है. लेकिन हाँ, आउट ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस इट इज़ द मेंस एग्जामिनेशन विच इज़ मोर क्रूशियल. प्रीलिम्स फिर भी प्रिडिक्टेबल है, मेन जो है उसके लिए आपको अपने आप को पूरा चेंज करना पड़ता है, अपने सोचने के तरीके को चेंज करना पड़ता है. आपका सोचने का तरीका जो है वो डिपेंड करता है, करना चाहिए अपने ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज के बारे के बेसिस पर. तो आपके पास एक फाउंडेशन होनी चाहिए ऑफ कंप्लीट नॉलेज अबाउट योर ओन कंट्री. यू शुड हैव नॉलेज अबाउट व्हाट अफेक्ट्स योर ओन कंट्री इंडिया, एंड व्हाट इज इज हिस्ट्री, what kind of a culture do we have, how India has changed over the years, what have we done, what have we not done. Based upon all that you need to develop a way of thinking. वो way of thinking important है for getting more marks in case of your mains examination. तो केवल अच्छे आंसर लिखना काफी नहीं है, क्वेश्चंस का परफेक्टली राइट आंसर लिखना काफी नहीं है, आपका अपना सोचने का तरीका क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले एग्जाम के लिए. तो एक इल्यूसिव छुपा हुआ एक यूपीएससी स्टाइल ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस कहलाता है, वो आपको आना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई इन केस ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन. तो स्टेजेस हैं जीएस प्रिपरेशन की. पहला स्टेज तो ये है कि, बल्कि इस स्टेज से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ. जब स्टूडेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बेयरली 2 से 3 महीने बाद वो आके मुझे बताते हैं कि मुझे लगता है कि मेरी एक और नई प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम सब्जेक्ट की नहीं है, वो प्रॉब्लम ये है कि मुझे याद ही नहीं रहता, मुझे बार बार रिवाइज करना पड़ता है, और शायद मेरे अंदर मेमोरी नहीं है, मैं मेमोराइज नहीं कर सकता हूँ जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे बार बार रिविजन करना पड़ता है. तो उसका मेन कारण ये नहीं कि आपका दिमाग कमज़ोर है और आपको याद नहीं रहता. उसका मेन कारण ये होता है कि हाफ द टाइम बच्चे यही नहीं समझ पाते कि बुक्स के अंदर लिखा हुआ क्या है और टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, और जब उनको वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है
तो ऑटोमेटिकली उसको याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो लैंग्वेज, आप किस मीडियम में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो अगर आप इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका कमांड इंग्लिश लैंग्वेज पे ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि जो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है या जो कुछ भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। Once you have understood it, only then you can remember it. Only then you can build your viewpoint based upon it. Then you need to be somebody who remains fresh with whatever is happening in terms of current affairs. So relevant newspapers and magazines आपको पढ़नी होती हैं। NCERT books का एक base होना चाहिए आपका। Then there are advanced standardized books which teach you more than what the NCERT books teach you. You should have the right set of standardized books. And once you have done this particular part, and maybe if you have joined a particular institute for GS and you have done your classes also, then you need to check कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उसके बेसिस पर क्या मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो PYQs जो हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के हों या मेंस के हों, उनकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि PYQs हमें ये बताते हैं कि हमने जो तैयारी की है क्या वो तैयारी काफ़ी है या उसमें कहीं कमियां हैं। PYQs एक्चुअली ये हमें पॉइंट आउट करते हैं। PYQs का काम प्रैक्टिस देना नहीं है, वो सेकंड काम है। असल काम जो है PYQs का ये बताना है कि अगर मैंने NCERT ये वाली NCERT पढ़ी थी हिस्ट्री के लिए, इन वाली बुक से हिस्ट्री पढ़ा था, इन टीचर्स से पढ़ा था, उनके नोट्स लिए थे, तो क्या वो सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है क्या वो काफ़ी है सो दैट आई कैन गो इन फॉर गिविंग द एग्जामिनेशन और नॉट। अगर PYQs आपसे नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब जहाँ से भी आपने इन्फॉर्मेशन पिकअप की है, नॉलेज जहाँ से भी ली है, वो नॉलेज का सोर्स काफ़ी नहीं है। तो ये रिमाइंडर मिलता है PYQ से। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, after you have done all this and you prepare your answers for the mains exam questions, then you need to show it to your teachers, get feedback from them. अब फीडबैक ये नहीं होना चाहिए कि ये तुमने आंसर अच्छा लिखा या बुरा लिखा। फीडबैक क्लियरली ये बताना चाहिए कि इस क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट्स थी, तुमने ये रिक्वायरमेंट मीट की हैं, ये रिक्वायरमेंट मीट नहीं की हैं, तुम्हें इस आंसर के अंदर ये पर्सपेक्टिव और देना था, और तुम्हारा जो व्यू पॉइंट है वो अग्रेसिव है या वो वाला व्यू पॉइंट है जो IAS ऑफिसर को होना चाहिए। तो जो फीडबैक टीचर्स देते हैं वो सिंपल काफ़ी नहीं होता, उन्हें एक्शनेबल फीडबैक चाहिए होता है तुमको, जो कि ये बता सके कि तुम्हें अपने अंदर क्या चेंज लाना है जिससे कि तुम UPSC का जो स्टैंडर्ड है उसको मीट कर सको। Then you need a certain number of topic tests, progressive tests, mock tests, which keep you afresh about what knowledge you have or do not have. Then let's look at another aspect, and that is your CSAT is an aptitude test, और आपने अभी तक जितने भी एग्जाम दिए हैं अपने स्कूल और कॉलेज में और जो आप GS की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बेसिकली सब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं जो कि फोकस है नॉलेज के ऊपर, उनका डिफिकल्ट सिलेबस होता है, और यू नीड टू बी रिसोर्सफुल सो दैट इवन इफ यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, अगर उसके अंदर ज्योग्राफी का डायमेंशन है तो वो ज्योग्राफी का डायमेंशन आपको मालूम होना चाहिए। क्या AC ऑन करना है? अच्छा, सर AC ऑन हो सकता है? AC अच्छा, वो फिर फैन का कुछ करना पड़ेगा ना? Find how to use it. No, this is not the AC, this is for the fan, so that you can turn the fan towards your own self. Rotate. Better. Plus, in case of subjective examinations, normally questions will go in for using clearer language. Clear बात पूछेगा, चाहे वो difficult question हो या easy question हो. And once you understand what the questions requirements are, then you just need to know how to write the long answers which are required for this kind of an answer. You need to know UPSC style of writing answers, and then you have to keep on updating yourself in terms of current affairs through news, through magazines, etc. Plus, you also have to understand that there is a certain space limit which is given in case of the mains examination, और वो वर्ड लिमिट और स्पेस लिमिट के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना आना चाहिए। प्लस इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक एट ज्योग्राफी, then geography is very different from all the rest of the subjects, because in case of geography there's a hidden rule which says that unless and until there's an image or a table or a diagram which has been made, you will not get complete marks for answer of a certain question. तो अगर आपने परफेक्ट आंसर भी लिख दिया लेकिन उसमें अगर एक भी इमेज और डायग्राम और टेबल्स वगैरह नहीं है तो you will not get complete marks for that. But if you want complete marks in geography,
you have to supplement every answer with diagrams, images, etc., tables. Otherwise, you will not get marks. So हर subject की अपनी अलग-अलग requirements होती हैं जो आपको समझनी होंगी. On the other hand, if you look at aptitude tests such as CSAT, then in case of CSAT, the focus is not upon knowledge at all. There is no focus upon knowledge. This basically checks the sharpness of your brain, your attitude, and how you sense things as such. The language of questions is confusing, tricky. तो क्वेश्चन x के बारे में पूछ रहा होगा, आपको लगेगा y के बारे में पूछ रहा है और आपसे गलती हो जाएगी इसे क्वेश्चंस के अंदर. आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ते हैं in a smaller amount of time, as a result of which you automatically end up making more number of mistakes. वही वाले क्वेश्चन अगर आपको ज्यादा टाइम में करने को मिले तो आपका एक्यूरेसी हायर होगा, लेकिन अगर कम समय में मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपसे सिली मिस्टेक्स और ज्यादा होंगी, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएंगे. प्लस यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग इज अनदर बिगर प्रॉब्लम in case of CSAT, and you need to be somebody who knows how to choose questions. तो more important than your ability at CSAT, ये भी important है कि आप इस बात के बारे में क्लियर हो किस तरह क्वेश्चन मुझे करना है, कौन सा वाला क्वेश्चन मुझे नहीं करना. ये ability to choose questions is something which decides your performance. यहाँ पे नॉलेज कम टेस्ट होती है, इजी कॉन्सेप्ट्स टेस्ट होते हैं, एंड क्वेश्चंस की लैंग्वेज जो है वो ऐसी होती है कि वो एनकरेज करती है कि आप गलतियां करो. If you look at balancing your preparation, should I do this or should I not do this? So till 25th of April, you have to prepare for your GS paper 1, your GS paper 2, which is CSAT, and for your mains examination. And once this thing gets over, then you need to start working in a different manner. And the last 1 month before your examination has to be given entirely to your prelims preparation. जब आप prelims की preparation करते हैं लास्ट में वन मंथ में, उसमें ज़्यादा फोकस जो है आपका टेस्ट के ऊपर और एनालिसिस के ऊपर, और ये पेपर को एनालिसिस करके ये चेक करने के लिए ऊपर होना चाहिए कि क्या मेरी चॉइस ऑफ क्वेश्चंस गलत है, क्या मेरे अंदर नॉलेज की कमी है, क्या मैं क्वेश्चन पेपर को देख के घबरा जाता हूँ, इस वजह से मुझसे गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, वो एनालिसिस वगैरह होती है. वंस यू आर डूइंग दिस, UPSC मेंस प्रिपरेशन हैज टू बी स्टॉप्ड and has to resume after 25th of May, after you've given the examination of your prelims. Let's leave this, and I'll give you a question to attempt to keep things more interesting for you. Okay, look at this question. Take out your pen and paper. Spend 5 minutes upon this question. नाइन्टी परसेंट जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैलकुलेशन इंटेंसिव नो फॉर्मूला क्वेश्चन कहते हैं. इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन को करने का फॉर्मूला नहीं भी आता है, अगर आप इसके साथ जुड़ जाओगे तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन आप कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा. तो 3 तरीके हैं क्वेश्चन करने, फॉर्मूला के थ्रू, अपनी मेहनत से, या फिर जो स्ट्रेटजी होती है, ट्रिक होती है क्वेश्चन करने.
मेथड से तुमने सॉल्व किया है, अब देखो कि कोई और मेथड है जिससे सॉल्व किया जा सकता है। हम्म। 55 आ गए हैं। हम्म। जब कस्टम करना रुपये 2000 के बाद में 2000 से कुछ होता नहीं, 2000 नहीं होता है। तो 2000 पहले तो आना ये वाला पार्ट तो फिक्स्ड है, हर दिन का है ना। और एक सर्टेन अमाउंट रोज बढ़ रहा है 50, तो सेकंड डे पर 250 हो जाता है, वो थर्ड डे पे 300 हो जाता है, इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। चलो अब एक चीज समझते हैं, अगर सीसैट का एग्जाम जो है वो आईक्यू या इंटेलिजेंस का टेस्ट है, तो इंटेलिजेंस दो तरह की होती है। एक इंटेलिजेंस होती है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, ये डिपेंड करती है आपकी नॉलेज के ऊपर और आपकी एबिलिटी टू शो दैट नॉलेज है, जो कि स्कूल में टेस्ट होती है। तो स्कूल की जो नॉलेज होती है या स्कूल में जो मार्क्स मिलते हैं, वो नॉलेज एक्वायर करने पर और उसे दिखाने पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उसके मार्क्स मिलते हैं। और जो कुछ आपने सीखा होता है वो सब कुछ इसके अंदर इसका पार्ट होता है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का आपके। लेकिन एक और तरह की इंटेलिजेंस होती है जिसे फ्लूइड या फ्लेक्सिबल इंटेलिजेंस कहते हैं। और ये जो फ्लूइड और फ्लेक्सिबल इंटेलिजेंस होती है, ये नॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं होती है। तो बिल्कुल नई सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हो, कोई नया प्रॉब्लम आता है, तो उस प्रॉब्लम के ऊपर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस काम नहीं करती, फ्लूइड इंटेलिजेंस काम करती है। ठीक है। तो अगर मैं इस वाले एग्जैक्ट क्वेश्चन को देखूं कि किस तरह क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है या फ्लूइड इंटेलिजेंस सॉल्व किया जा सकता है, तो एक मेथड तो ये है कि आपको क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस आती हो, कि आपको मालूम हो कि इसका फॉर्मूला जो है वो n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ये सुपर इजी क्वेश्चन है, ये 2 स्टेप्स के अंदर हो जाता है। ये तो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस वाला मेथड हो गया। ठीक है, कि आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, जो डिले 10 डेज का है तो नंबर n की वैल्यू 10 है, और फर्स्ट अमाउंट जो है वो 200 है, एंड देन 10 - 1 मल्टीप्लाइड बाई 50। 50 इज द डिफरेंशियल अमाउंट विच यू हैव टू पे एवरी डे। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, then all you need to do is put values, and this becomes a comparatively easy question, and you do your calculation and you end up getting your answer, which is 4250। ठीक है, ये तो मैथमेटिकल वे है ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन है। एक सेकंड मेथड भी है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट द सेम क्वेश्चन, अगर मान लो आपको फॉर्मूलाज वगैरह नहीं आते, तो यू अंडरस्टैंड के वॉट एवर इज बीइंग रिटन हियर, पहले दिन की पेनल्टी 200 है, अगले दिन 200 प्लस 50 है, तीसरे दिन 200 प्लस 50 यानी 100 है, और फोर्थ डे के ऊपर 200 प्लस 150 होगी। इस तरह से पूरे 10 दिन का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। और 10th डे पर 200 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 50 है ना। तो ये फॉर्मूला जो आपने बनाया है फॉर्मूला, वो ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, हाँ। और इस फॉर्मूला में आप वैल्यूज डालिए और आपको आंसर आ जाता है।
तो दो वेज हैं इस क्वेश्चन को करने के, एक वे ये है और दूसरा वे ये है। लेकिन जो कुछ यहां पर लिखा हुआ है वो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, तभी जाके आप ये वे या ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। प्लस इस क्वेश्चन को रेयरली मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स भी इस मेथड से नहीं करते, अगर उनमें अकल है तो। अगर उन्हें फॉर्मूला आता भी है तब भी उनको एडवाइस ही किया जाता है फॉर्मूला मत यूज करो, बल्कि वो खुद यूज करना बंद कर देते हैं। वो देख लेते हैं कि अगर हमने फॉर्मूला यूज किया तो उसकी वजह से ज्यादा गलतियां होती हैं कैलकुलेशन में। ये वाला मेथड जो है, दिस इज अ मेथड जिसमें कैलकुलेशन सिंपलर है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ बेटर आंसर इज ऑलवेज ऑन द हायर साइड। सीसैट इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन इस मेथड से करना है, लेकिन आपको ये वाला मेथड पहले आना चाहिए। जब तक ये मेथड क्लियर नहीं होगा आपके अंदर सेंस डेवलप नहीं हो पाएगी ये वाला मेथड बनाने की। ये प्रॉब्लम है सीसैट के साथ। तो इसका जब मिलता जुलता चीजें जो हैं आपको स्कूल में सिखाई जाती हैं, उसको हमें रिवीजन करना पड़ेगा उन कुछ कॉन्सेप्ट्स को, और उसके बाद फिर जो बेटर मेथड है इन क्वेश्चन सॉल्व करने का वो ये वाला है, क्योंकि स्कूलिश क्वेश्चंस नहीं होते, ये फिर भी स्कूल जैसा क्वेश्चन है। तो जो जितने भी आईक्यू टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस के टेस्ट होते हैं, सीसैट उनमें से एक है। वो ब्रॉडली 5 चीजें टेस्ट करते हैं: लैंग्वेज, नंबर्स, रीजनिंग, एक्टिव मेमोरी और हॉलमार्क्स ऑफ इंटेलिजेंस। सब समझते हैं इन 5 चीजें क्या हैं। अगर सीसैट एप्टीट्यूड का टेस्ट है या इंटेलिजेंस का टेस्ट है तो ऐसे टेस्ट के अंदर शार्पनेस ऑफ योर ब्रेन टेस्ट की जाती है। तो किसका दिमाग कितना तेज होगा इसको मेजर करने का एक तरीका होता है जो साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। और साइकोलॉजिस्ट का जो मेथड है इसे आपके दिमाग की शार्पनेस को मेजर करने का, वो मेथड ये है कि वो लोग मानते हैं कि जो भी काम आपने ज्यादा किया होगा, ऐसा काम जिसमें आपको उतने दिमाग लगाना पड़ा होगा, उस काम की वजह से आपका दिमाग तेज हो गया होगा। अगर आपने अपना दिमाग ज्यादा यूं ही यूज किया अभी तक तो ऑटोमेटिकली आप डम होंगे, चाहे आपके पेरेंट्स कितने भी इंटेलिजेंट हो। अगर आपने दिमाग ज्यादा नहीं यूज किया, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डाला है, तो आप ऑटोमेटिकली कम इंटेलिजेंट होंगे। तो जिन भी कामों के कारण आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ा, ज्यादा देर तक यूज करना पड़ा और आपने मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व की, उन चीजों से आपका दिमाग ज्यादा तेज होगा। सबसे मुश्किल जो हमने काम किया है अपने ब्रेन के लिए वो है लैंग्वेज सीखना। तो जब आप पैदा हुए थे उस टाइम आपने देखा होगा कि लोग चारों तरफ आपके इकट्ठे हुए हैं, कुछ बोल आवाजें निकाल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। और बच्चों का मंकी ब्रेन होता है, वो कोशिश करते हैं जो कुछ दूसरे लोग कर रहे हैं वही हम लोग भी करके दिखाएं। तो बच्चे जो है सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा एक वर्ड उन्हें सुनाई देता है, माँ या मम्मी वाला वर्ड सुनाई देता है। तो जो पहला वर्ड बच्चे बोलते हैं वो नॉर्मली मम्मी होता है या मम्मा होता है। उसके बाद वो उनको उस समय क्लियर आइडिया नहीं होता कि इस वर्ड का मतलब क्या है। लेकिन जैसे ही वो वर्ड बोलते हैं तो उनकी मदर बहुत खुश होती हैं, उसे चिपटा लेती हैं, बहुत ध्यान रखती हैं और प्यार करती हैं। तो बच्चों की समझ में आ जाता है कि हाँ इस तरह से मुझे और भी वर्ड सीखने हैं। तो स्टूडेंट्स या बच्चे जब शुरू में अलग अलग वर्ड सीखते हैं तो उनको उनका मीनिंग नहीं पता होता, और बाद में सीखते हैं मीनिंग क्या है, बाद में सीखते हैं सेंटेंस कैसे बनाना है, बाद में सीखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को पूछ रहा है तो उसका आंसर कैसे दिया जाता है, और बोलना सीखते हैं। आपने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अगर कोई काम किया है वो लैंग्वेज सीखना किया है, अपनी मदर टंग को सीखना। प्लस इंडिया में केवल मदर टंग से काम नहीं चलता है। फोर्थ स्कूल जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक और नई लैंग्वेज सिखाई जाती है, इंग्लिश, और उससे भी चैन नहीं पड़ता उन लोगों को। उसके बाद वो संस्कृत सिखाते हैं या जर्मन या फ्रेंच सिखाते हैं स्कूल्स के अंदर। तो लैंग्वेज सीखने में जितनी आपको मेहनत करनी पड़ती है उससे आपका दिमाग और ज़्यादा तेज होता है। एज अ रिजल्ट इजी मेथड किसी का दिमाग टेस्ट करने का यह है कि उसको लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस दो। अगर वो उनको आंसर कर सकता है इसका मतलब उसने ऑटोमेटिकली मेहनत की होगी ना उन क्वेश्चन को सीखने में। इसलिए अगर कोई आंसर दे रहा है तो इंटेलिजेंट है, अगर कोई आंसर नहीं दे पा रहा है वो कम इंटेलिजेंट माने जाता है। तो जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर्स होते हैं उनके अंदर 50% ऑफ द पेपर जो है वो लैंग्वेज पे बेस्ड होता है, इंग्लिश और हिंदी जो सीसैट केस में होता है। दूसरी जो आपने डिफिकल्ट काम किया है वो है मैथमेटिक्स सीखना। मैथमेटिक्स शुरू में आसान होता है, 5th-6th स्टैंडर्ड में जाके अचानक वो सडनली डिफिकल्ट हो जाता है, और as it becomes more and more difficult you have to spend more time practicing it, you have to spend more time understanding it. As a result when you use your brain more for greater amount of time तो automatically आपका दिमाग तेज होता है। जितना आप मैथमेटिक्स करोगे उतना आपका दिमाग तेज होगा। तो आपका दिमाग कितना तेज है उसको मेजर करने का आसान एक और तरीका यह है कि आपको मैथमेटिक्स के ऊपर 10 क्वेश्चन दो, अगर आप
क्वेश्चन को कर देते हो ठीक, इसका मतलब आपका दिमाग तेज है। तो शार्पनेस ऑफ द ब्रेन वो लैंग्वेज और नंबर्स से पता चलती है। लेकिन आपके जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश के जैसे लगते हैं क्वेश्चन, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं होते। वो एक तीसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। और रीजनिंग आपको स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, रीजनिंग आप ऑटोमेटिकली खुद सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो पहला जो कुछ आप दुनिया में सीखते हो वो नॉर्मली रीजनिंग होती है। वो क्या होता है, पैदा होने के इमीडिएटली बाद एक ह्यूमन बेबी जो है 4-5 काम कर सकता है। इट कैन सकल मिल्क, इट कैन शिट इन इट्स पैंट्स। दूसरा काम, वो थोड़े से उंगलियां उंगलियां भी हिला लेता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है, खोल सकता है। और जो चौथा काम कर सकता है वो ये है कि पैदा होने के टाइम पर हमारे लंग्स के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है, तो हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं सांस लेकर। तो जब हम जबरदस्ती उसको बाहर निकालते हैं एक्सेल करते हुए, तो एक आवाज निकलती है जिसे बड़े लोग रोना कहते हैं। जो ह्यूमन बेबीज होते हैं वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो समझ जाते हैं कि पहले 24 घंटे में ही समझ जाते हैं वो कि जितने काम हम कर सकते हैं उनमें सबसे ज्यादा जादू वाला काम जो है वो रोना है। अगर आप रोगे तो लोग आपके चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, आपका ध्यान रखेंगे। भूख अगर आपको लग रही है तो आपको खाना दिया जाएगा, कपड़े गंदे हैं तो कपड़े चेंज किया कर देंगे, और गर्मी अगर लग रही है तो वो लोग कुछ करेंगे जिससे गर्मी कम हो जाती है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो कुछ ऐसा दवा देंगे आपको। तो ह्यूमन बेबीज जो है पहले 24 घंटे में समझ जाते हैं कि रोने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। जो ह्यूमन बच्चे रोते नहीं हैं वो नॉर्मली पहले 3 महीने में मर जाते हैं। तो अगर कोई माँ बाप डॉक्टर के पास जाके कहता है ना कि हमारे बच्चा बहुत अच्छा है, वो बाकी बच्चे इतना रोते हैं, हमारा बच्चा रोता ही नहीं है, हमें बड़ी शांति से रहते हैं हम लोग, तो डॉक्टर उसे कहेगा कि अपने बच्चे को हॉस्पिटल में जमा करा दो और इसके दिमाग में खराबी है जिसकी वजह से ये बेचारा रोता नहीं है। तो जो पहला लेसन आप लर्न करते हैं रीजनिंग का वो रोना होता है, क्राइंग। और इसी तरह से आप और दूसरे लेसन लर्न करते हो। आप सीखते हो कि हाँ अगर भूख लग रही है तो खाना खा लेना चाहिए, अगर प्यास लग रही है तो पानी पी लेना चाहिए, और रोड अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो आप देख कर क्रॉस करते हो ध्यान से कि एक्सीडेंट ना हो आपका। ये सब रीजनिंग के लेसन हैं। तो जितने भी इंग्लिश के या हिंदी के या फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं वो इन दी एंड उनकी लैंग्वेज इंग्लिश और मैथ होती है, एक्चुअली वो क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन सी सेट में आते हैं दे आर कॉल्ड एज मैथमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस या वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस। तीसरी एक और चीज सेस होती है, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है ये इंडिकेट करता है कि आपका दिमाग अच्छा है, और दिमागी टेस्ट हो रहा है यहाँ पर। एज अ रिजल्ट you need to have a certain amount of knowledge about formulas etc to do these questions. For example, जो comprehension वाला पार्ट है उसमें 45 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 7 स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, 19 से करीब जनरल क्वेश्चंस होते हैं, और रफली 19 परसेप्शन क्वेश्चंस होते हैं। मैथमेटिक्स में इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं, उनको याद रखना वो सब इस चीज का इंडिकेशन होता है। प्लस इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो अलग तरह से बिहेव करते हैं, उस चीज को हम हॉलमार्क्स ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। हम देखेंगे ये चीज है क्या। तो ब्रॉडली ये 5 चीजें टेस्ट होती हैं आपके सीसैट के एग्जाम के अंदर। सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, सी इफ यू कैन डू दिस। मैं एक चीज ऐड कर देता हूं, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते उनको हम ऑड कहते हैं, है ना। बस इतनी नॉलेज चाहिए इस क्वेश्चन को करने में।
Hmm? Hmm. Okay, so let's look at it. When you look at this particular question, then you should have this knowledge before you do this question. You should know that when you multiply an even number with an even number, you get an even number. When you multiply an odd number with an even number, you get an even number. When you multiply an odd number with an odd number, you get a product which is an odd number. Once you know this, and this question is saying that each of these cards has two numbers written on them, one on one side और इनके पीछे भी कुछ और कोई और नंबर लिखा हुआ है, प्लस जो नंबर एक तरफ लिखा हुआ है और जो दूसरी तरफ लिखा हुआ है अगर उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो वो प्रोडक्ट जो है इवन है. तो बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर नॉलेज, अगर सामने की तरफ इवन नंबर लिखा हुआ है तो फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी तरफ कौन सा नंबर है, कि दूसरी तरफ ऑड नंबर है या इवन नंबर हो, फर्क नहीं पड़ता है अगर सामने इवन नंबर है, क्योंकि इन दी एंड आपको इवन ही नंबर मिलेगा. लेकिन अगर सामने जो नंबर आपको दिख रहा है वो ऑड नंबर है, तब क्या होगा? तब दूसरी तरफ हर हाल में इवन नंबर होना चाहिए, वरना प्रोडक्ट जो है वो इवन नहीं होगा. अब इसके अंदर 4321 में 4 और 2 दोनों ऑलरेडी इवन है, तो इनके पीछे चाहे ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, इन दी एंड इवन होगा प्रोडक्ट जो है. लेकिन 1 और 3 जो है वो ऑड नंबर है, तो 1 के पीछे ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जिससे कि जब 1 को मल्टीप्लाई किया जाए उस नंबर के साथ तो इवन आ जाए. वो केवल तब आएगा जब दूसरी तरफ भी इवन नंबर हो. उसी तरह से इस 3 के पीछे भी इवन नंबर होना चाहिए. अनलेस एंड अनटिल दैट हैपेंस, इसका प्रोडक्ट जो है वो इवन नहीं होगा. एज अ रिजल्ट केवल दो कार्ड हैं जो ऑड है, 3 और 1, इनके पीछे इवन नंबर होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए, तब जाके वो इवन होंगे. So okay, check this. This is the last question that we are doing today. पेन पेपर यूज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सी सेट का क्वेश्चन है और यूपीएससी ने ये क्वेश्चन दिखाने के लिए दिया था स्टूडेंट्स को कि देखो इस तरह के हम क्वेश्चंस हम सी सेट में लाएंगे. ये क्वेश्चन हर कोई कर सकता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, डरना नहीं है इस क्वेश्चन से, चाहे आपका मैथ वीक हो या स्ट्रांग हो.
जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का स्टूडेंट है वो अलग तरह से हैंडल करता है। जो लोग मैथ से डरते हैं वो देखते हैं इतना लंबा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ ये डायग्राम पाइग्राम भी दिए हुए हैं, तो उन्हें लगता है कि ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा हमसे, तो वो छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, सोचे कि इसके अंदर बहुत डिफिकल्ट मैथ्स है। लेकिन एक्चुअली ये जो क्वेश्चन पे है ये क्लास 5th का स्टूडेंट कर सकता है इस क्वेश्चन को, अगर वो कोशिश करे और गलतियां ना करे। तो ये 5th क्लास का स्टैंडर्ड है इस क्वेश्चन का। अच्छा, ऊपर से एक और इशू है इसके अंदर कि ये क्वेश्चन जो है आपको इनवाइट करता है कि आप गलतियां करो। इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपसे गलतियां ज्यादा होंगी। सो लेट्स लुक एट इट। इफ आई चेक स्टेटमेंट नंबर 1, ये वाला स्टेटमेंट जो कहता है मनी स्पेंट ऑन फूड ओवर रेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो मनी स्पेंट ऑन फूड ओवर रेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी, ये यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है ऊपर 30% ऑन फूड एंड 20% ऑन रेंट। तो फूड ओवर रेंट का मतलब हुआ 30% माइनस 20%, यानी 10%। ये तो सब्ट्रैक्शन हर कोई कर सकता है ना। लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है यहाँ पर इन्होंने ये नहीं लिखा कि डिफरेंस इन द मनी स्पेंट ऑन फूड एंड रेंट, क्योंकि इन्होंने लिखा है मनी स्पेंट ऑन फूड ओवर रेंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो स्पेशली जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आते हैं, वो ये सोचते हैं इसका मतलब फूड अपॉन रेंट यहाँ पे डिविजन करना है। दिस इज वन मिस्टेक विच कैन बी मेड हियर, बट इंफॉर्मेशन इज गिवन कि 30% माइनस 20% इज इक्वल 10%। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऊपर गिवन है। इट इज द सेम एज मनी स्पेंट ऑन फूड ओवर रेंट इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो ये चीज भी यहाँ पर लिखी हुई है कि फरवरी में क्या डिफरेंस है फूड और रेंट में। सो फूड और रेंट में डिफरेंस कितना है 35% माइनस 25%। एज अ रिजल्ट ऑफ विच 35% माइनस 25% विल बी इक्वल टू 10%। अग्री? यहां तक सब आसान है। लेकिन जब ये क्वेश्चन कहता है इट इज द सेम एज द मनी स्पेंट ऑन फूड ओवर रेंट, तो ये वाला जो है पहला वाला वो 10% ऑफ जनवरी है, सेकंड वाला जो है 10% ऑफ फरवरी है। और ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि 10% ऑफ जनवरी इज इक्वल टू 10% ऑफ फरवरी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो डायग्राम बने हुए हैं आपको हेल्प करने के लिए नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए हैं। इन डायग्राम्स का जो साइज है वो बिल्कुल एक जैसा है, तो आपको लगेगा कि यहाँ का 10% यहाँ के 10% के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहां पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि एक्सपेंडिचर जो है जनवरी का और एक्सपेंडिचर फरवरी का वो बराबर है, ये तो नहीं लिखा ना। तो ये जो 10% ऑफ जनवरी है और ये 10% फरवरी है, ये बराबर भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि 10% जनवरी इससे ज्यादा हो, ये भी हो सकता है ये इससे ज्यादा हो। एज अ रिजल्ट ऑफ विच these are not equal. We cannot say they are 100% definitely equal. It may or may not be equal. और अगर may or may not be सिचुएशन होती है तो फिर वो मस्ट बी ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है इट हैज टू बी कैंसल्ड आउट, पहला वाला इनकरेक्ट है। अब अगर आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप ये डिफरेंस समझ पाओ कि 10% ऑफ जनवरी मे और मे नॉट बी इक्वल टू 10% ऑफ फरवरी, अगर आप इतने ग्रेट हो और उसके बाद फिर आप सेकंड वाला स्टेटमेंट पढ़ोगे जो कहता है मनी स्पेंट ऑन रेंट ओवर क्लोथ इज सेम एज मनी स्पेंट ऑन फूड ओवर रेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो इसकी लैंग्वेज एग्जैक्टली वैसी है जैसी लैंग्वेज इसकी है। तो जैसे आपके दिमाग में यहां पर आया था इट मे और मे नॉट बी इक्वल, तो आपके दिमाग में आएगा दिस ऑल्सो मे नॉट बी इक्वल, और ये गलत होगा। लेकिन ये गलत नहीं है। रीजन बीइंग यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस हैं वो सब जनवरी के बारे में ही है। सो इफ आई चेक द स्टेटमेंट, तो रेंट ओवर